बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। एमए पॉलिटिकल साइंस पर्चा है जी बैनुल-अक़वामी कानून। इसके 12 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे और इससे आगे जो 12 से आगे शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनमें से चंद एक आज हम मुख्तसर इस लेक्चर में देखेंगे जी। तो अगले जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, वो है जी मेडियन लाइन या वस्ती लकीर। हाँ जी, दो या दो से ज़ायद ममालिक के दरमियान बहने वाला ऐसा दरिया जिसके दरमियान सरहदी हदबंदी कर दी जाए, इस हदबंदी को हम मेडियन लाइन कहते हैं। हाँ जी, ऐसी हदबंदी, ऐसे दरिया के अंदर दोनों रियासतों को या दो से ज़ायद वो जो सरहदी रियासतें हैं उनको कश्त रानी की भी पाबंदी होती है उन पर, और वो वहाँ पे माहीगीरी भी नहीं कर सकती। इसकी जो बेहतरीन मिसाल है हमारे सामने इस वक्त मौजूद है दुनिया में, वो साउथ अफ्रीका और ज़िम्बाब्वे के दरमियान बहने वाला लिम्पोपो रिवर है जी, जिसकी लंबाई 225 किलोमीटर यानी कि 140 मील है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है जी हमारा, फ्रीडम ऑफ सिविल एविएशन या फ़िज़ाई आज़ादी। हाँ जी, फ्रीडम ऑफ सिविल एविएशन कॉन्फ्रेंस ऑफ शिकागो 1944, इसमें एक 53 ममालिक के दस्तखतों से जो आज़ादियाँ हैं वो तय की गई सिविल एविएशन की, और उनमें चंद एक जो आज़ादियाँ हैं वो हस्ब ज़ैल हैं। जो अहम जो पॉइंट है उसके नंबर 1 है जी, किसी रियासत में उतरे बगैर उसके इलाके को अबूर करना, किसी रियासत में गैर तजारती मकासद के लिए उतरने का हकदार ठहरना। नंबर 3, हवाई जहाज़ की मालिक रियासत का दूसरी रियासत में सामान उतारने का हकदार ठहरना। नंबर 4, हवाई जहाज़ की मालिक रियासत का दूसरी रियासतों से माल तजारत उठाने का हकदार ठहरना। और नंबर 5, दो गैर मुल्की रियासतों के माबैन माल तजारत ले जाना। पाकिस्तान है, बांग्लादेश से सामान उठाता है, इंडोनेशिया ले जाता है, इस ज़ुमरे में आएगा जी। हाँ जी, मदाखलत की अक़साम या काइंड ऑफ इंटरवेंशन, यहाँ पे सिर्फ उनके नाम लूँगा। लेक्चर साहब का जो लेक्चर हमारा है सब्जेक्टिव, उसके अंदर आप यकीनन ये पहले कर चुके हैं, तो साहब का लेक्चर देखेंगे तो वहाँ से आपको इसकी डिटेल भी मिल जाएगी। मदाखलत की अक़साम, नंबर 1 है जी इंटरवेंशन, इंटरनल इंटरवेंशन यानी कि दाखिली मदाखलत, एक्सटर्नल इंटरवेंशन यानी कि खारजी मदाखलत, पुनर्विट इंटरवेंशन यानी कि तादीबी या ताज़ीरी मदाखलत, डिक्टेटोरियल इंटरवेंशन यानी कि आमराना मदाखलत, कलेक्टिव इंटरवेंशन यानी कि इज्तिमाई मदाखलत, सबवर्सिव इंटरवेंशन यानी कि तखरीबी मदाखलत, और टेररिस्टिक इंटरवेंशन दहशत गर्दाना मदाखलत। इसी तरह सेम जो सवाल है अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, वहाँ आप डिटेल ले सकते हैं जी लेक्चर वो सुन के। तो आलमी सतह पे जो बैनुल-अक़वामी कानून के जो माख़ज़ हैं उनमें क्या है जी, बैनुल-अक़वामी रस्म व रवाज, फिर हैं जी मुआहदात, इसी तरह जी आलमी और सालसी अदालतों के फ़ैसले, माहिरीन कानून की राय, आलमी इदारों के फ़ैसले, इसी तरह इंसाफ, और इसके बाद है जी स्टेट यानी कि मुआहदात के अलावा दीगर दस्तावेज़ात या पेपर्स। हाँ जी, जो नेक्स्ट हमारा सवाल है वो है जी असाइलम या सियासी पनाह। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, किसी भी फ़र्द का अपनी रियासत में जब उसको जान का ख़तरा हो और वो ये समझता हो कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, कोई भी उसके पीछे रीज़न इन्वॉल्व हो, चाहे वो सियासी हो चाहे वो कोई और हो, ऐसी सूरत में जब एक शहरी को अपनी रियासत में तहफ़्फ़ुज़ हासिल ना हो और वो किसी दूसरी रियासत को दरख्वास्त दायर करे कि जनाब आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ दें, मुझे अपने मुल्क के अंदर जान का ख़तरा है इन मामलात की वजह से, और वो रिक्वेस्ट स्टेट जो है वो उस दरख्वास्त को कबूल कर ले और यानी कि उस फ़र्द को फिर वो पनाह दे दे, तो ऐसी इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है आलमी सतह पे उसको हम असाइलम या सियासी पनाह कहते हैं। इस पनाह के अंदर जनाब उस फ़र्द को ज़रा कदरे मुस्तकिल नौइयत की जो है ना जी दी जाती है, शेल्टर दिया जाता है, और इस शेल्टर इसके अलावा इसको जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है ऐसे फ़र्द को। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला हमारा सवाल है, सवाल नंबर 17, वो है जी कौमियत या नेशनलिज़म। कौम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसी से कौमियत बना, और ये जो कौम का लफ्ज़ है अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ नेशन से माख़ज़ है, और जबकि ये नेशन का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नेशो से अख़ज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है नस्ल पैदाइश। तो जहाँ तक बात है कौमियत की,
तो कौमियत बुनियादी तौर पे एक ऐसा जज्बा है जो क्या करता है जी, ऐसा जज्बा जो एक रूहानी जज्बा है जो अफराद के माबैन किसी भी एक वजह से पैदा हो जाता है। और वो वजह क्या हो सकती है जी, वो वजह मुश्तरका रंग हो सकता है, मुश्तरका ज़बान हो सकती है, लिबास, सकाफ़त, कल्चर, मुआशी, सियासी, मजहबी, सकाफ़ती मकासद, मज़हब, कोई भी एक इनमें से जज्बा, रूहानी जज्बा किसी एक वजह से पैदा होगा। तो ये जो जज्बा है, ये जो रूहानी जज्बा जो लोगों को एक कर देता है, यकजा कर देता है, इसको जज्बे कौमियत कहते हैं, ठीक है, या नेशनलिज़म कहते हैं। हाँ जी, इसके बाद जो अगला हमारा सवाल है इसके अंदर वो है जी पर्सोना नॉन ग्राटा, नापसंदीदा शख्सियत। एक रियासत में मौजूद किसी दूसरी रियासत के नुमाइंदे, सफ़ीर, ओहदेदार, खिलाड़ी, सियासतदान, सिपहसालार, एक्टर, कोई भी फ़र्द, उसको एक रियासत अपने मुल्क से नापसंदीदा करार दे के निकल जाने का कह देती है। एक सूरत, या कोई फ़र्द आपके मुल्क में आ रहा है और वो मुल्क जो है वो उसको शख्स को अपने मुल्क में आने से पहले ही मना कर देता है, तो इस अमल को पर्सोना नॉन ग्राटा कहते हैं। बेसिकली ये लातीनी ज़बान के अल्फाज हैं और आज हम इसको बतौर एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल टर्म के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जी। इसकी बेहतरीन मिसाल जो हालिया है, 23 दिसंबर 2019 को अमरीकी सफ़ीर डैनियल फोर्ट को इसने ज़ैम्बिया ने नापसंदीदा करार दे के अपने मुल्क से निकल जाने का कहा था। हाँ, इससे उल्ट सवाल हमारा, इसी उल्ट जो क्वेश्चन जो मैंने बनाया वो है जी पर्सोना ग्राटा। ये वैसे नहीं आएगा, पर्सोना नॉन ग्राटा ही सवाल आता है अमूमन पेपर्स के अंदर। तो पर्सोना ग्राटा इसके उल्ट है, यानी कि पसंदीदा करार देना। एक रियासत किसी दूसरी रियासत के नुमाइंदे, सफ़ीर, अहमदार, खिलाड़ी, एक्टर, किसी भी फ़र्द को अपने मुल्क में आने से पहले ही खुश आमदीद कहने लग जाना पर्सोना ग्राटा कहलाता है, ठीक है जी। या वो अपनी रियासत में अगर आके मौजूद हो और फिर वो बड़ी अहम उसको करे, उसको अहमियत दी जाना, उसको प्रोटोकॉल दिया जाना, ये ज़ुमरे में आएगा पर्सोना ग्राटा के ज़ुमरे में। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला सवाल है हमारा वो है जी हक़ राय शुमारी या प्लेबिसाइट। किसी भी मकबूजा या मुतनाज़े इलाक़े की आवाम से उनकी आज़ादी से मुतल्लिक़ राय लिया जाना, ये प्लेबिसाइट या हक़ राय शुमारी कहलाता है। मिसाल के तौर पे ये मकबूजा कश्मीर के हवाले से UNO ने बहुत सारी करारदादें पास कर की हैं, लेकिन UNO क्या करता है जी, UNO उन करारदादों पे अमल दरामद नहीं करवा रहा। जबकि इसकी अगर हालिया मिसाल, माजी करीब की मिसाल आपको बताई जाए तो इसने ना जी UNO ने 20 अगस्त 1999 को इंडोनेशिया के इलाके मशरकी तैमूर के अंदर प्लेबिसाइट करवाई, जिसके नतीजा में इंडोनेशिया के अंदर एक नई रियासत वजूद में आई 20 मई 2002 को मशरकी तैमूर के नाम से, ठीक है जी। इस खत्ते में क्योंकि क्रिश्चियन रहते थे, नॉन मुस्लिम रहते थे, उनके हकूक़ की उनको आज़ादी दिलवाने के लिए मुस्लिम मुल्क के अंदर एक प्लेबिसाइट करवाया गया और उस खत्ते को आज़ादी दिलवाई गई। जबकि UNO जो है वो मुस्लिम मामलात की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं देता, चाहे फ़लस्तीन हो, शाम हो, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर हो या कोई और मुस्लिम खत्ता हो जी। अच्छा जी, इसके बाद अगला सवाल है हमारा जी शहरियत या नेशनैलिटी। हाँ जी, नेशन अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है, पहले भी जिक्र हमने किया। ये अंग्रेज़ी ज़बान के लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ नेशो से निकला है, जिसके मानी है पैदाइश या नस्ल के। लेकिन आज नेशनैलिटी को, कौमियत को, शहरियत को पॉलिटिकल मानों में लिया जाता है, नस्ल के मानों में नहीं लिया जाता। बकौल प्रोफेसर गिलक्राइस्ट के कौम अफराद का ऐसा गिरोह है जिसने अपने आप को सियासी तौर पर मुनज़्ज़म कर लिया हो, ठीक है जी, और वो आज़ादी की जद्दोजहद कर रहा हो या फिर उसने आज़ादी हासिल कर ली हो, ठीक है जी। तो आज जो है अब देखें पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाली जितनी आवाम है वो पाकिस्तानी कौम कहलाते हैं। इंडिया के अंदर रहने वाले इंडियन, चीन में चाइनीज़, ईरानीज़, अफ़गानिस्तान या अफ़गानी, तो यही सूरत हाल है। आज कौम को, नेशनैलिटी को इस ज़ुमरे में गिना जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है जी डबल वीटो। हाँ जी, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अंदर, सलामती कौंसिल के अरकान की तादाद है जी 15।
इन 15 में से 5 वो मुल्क हैं जो मुस्तकिल पावर वाले मुल्क हैं, जिनको हम वीटो पावर वाली कंट्रीज़ कहते हैं, और 10 जो होते हैं वो नॉन परमानेंट या अर्जी जो मेंबर जो रखे जाते हैं वो होते हैं जी। तो अब इसमें होता क्या है डबल वीटो के अंदर जी, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 तरह के मामलात पेश आते हैं। एक होता है नॉर्मल प्रोसीजरल मामलात और एक होता है अहम नोयत के सब्सटेंटिव इश्यूज़, अहम मामलात। तो इस सिचुएशन में डबल वीटो में होता ये है कि वीटो पावर वाले मुल्क जो हैं वो पहले किसी मामले को प्रोसीजरल से सब्सटेंटिव या अहम करार दे के वीटो करते हैं, और फिर जब वो उनके पास सिर्फ जाता है बहस के लिए, उसको पास करने के लिए, तो फिर वो उसको दोबारा फिर वीटो कर देते हैं। अब होता आमतौर पर यह है कि 15 में से 9 ममालिक ने किसी भी मामले को अप्रूवल देनी होती है, पास करना होता है। प्रोसीजरल सूरत में 9 मुल्क भले नॉन वीटो वाले ममालिक हों, काम चल जाता है। सब्सटेंटिव या अहम इश्यूज़ के अंदर उन 9 ममालिक में से 5 के 5 वीटो पावर वाले ममालिक ने अगर हाँ में वोट दिया हुआ हो तो फिर काम होता है, वगरना काम नहीं होता। इसलिए अपनी इस हैसियत से, अपने इस बात से ये जो ममालिक हैं वीटो पावर वाले, ये फ़ायदा उठाते हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद सवाल है जी हमारा अगला, कलेक्टिव इंटरवेंशन, इज्तिमाई मदाखलत। हाँ जी, इज्तिमाई मदाखला जी, 2 या 2 से ज़ायद ममालिक का किसी ऐसी रियासत के मामलात के अंदर दखल देना जिसने आलमी नौयत की कोई कानून शिकनी की हो, आलमी इंसानियत का कत्ल किया हो, नस्ल कुशी की हो। यहाँ मुसलमानों की बात नहीं हो रही, मुसलमानों की बात यहाँ पे आएगी कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, वहाँ ये इंटरवेंशन नहीं होगा। ये इंटरवेंशन तब होगा जब नॉन मुस्लिम ममालिक को, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को अपना ख़तरा लाक होगा। बहरहाल जी, ये लंबी बहस है इस तरफ। 2 या 2 से ज़ायद ममालिक का मिल के किसी तीसरे फरीक के अंदर उसके मामलात में दखल अंदाजी करना कलेक्टिव इंटरवेंशन कहलाता है जी। अमेरिका कहता है जी कि उसने इसी हक़ की वजह से नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर अफगानिस्तान और इराक़ पर हमला किया है। हाँ जी, अगला हमारा जो सवाल है जी वो है कलेक्टिव रिकग्निशन या इज्तिमाई तस्लीम करने का अमल। हाँ जी, इज्तिमाई तस्लीम करने का जो अमल है, इसमें क्या होता है जी, कोई भी आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई कन्वेंशन हो रहा है, OIC का इजलास है, UNO का इजलास है, तो 2 या 2 से ज़ायद रियासतों का मिल के किसी एक रियासत, नई रियासत को तस्लीम करना या किसी रियासत के अंदर बनने वाली नई हुकूमत को तस्लीम करना कलेक्टिव रिकग्निशन के ज़ुमरे में आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन रियासतों ने अगर कलेक्टिव तस्लीम कर लिया तो सब ही तस्लीम कर लें, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला सवाल है हमारा वो है जी रिफ्यूजी या पनागुज़ीन। हाँ जी, किसी रियासत का ऐसा फ़र्द जिसको रंग, नस्ल, ज़बान, इलाका, मज़हब, सकाफ़त, सियासी, मुआशी किसी भी फ़र्क की वजह से अपनी रियासत के अंदर मारा जा रहा हो, खौफज़दा किया जा रहा हो, कत्ल किया जा रहा हो, तो ऐसा जो फ़र्द है, ऐसा जो शहरी है, वो अपनी रियासत को छोड़कर दूसरी रियासत में हिजरत कर जाता है, दूसरी रियासत में चला जाता है, और वो दूसरी रियासत जो है वो उसको पनाह दे देती है, अपने पास रोक लेती है। तो ऐसे फ़र्द को, ऐसे अफराद को पनागुज़ीन या रिफ्यूजी कहा जाता है। हाँ जी, इसी से मिलता जुलता जो अगला जो मैंने सवाल बनाया है वो है जी UNHCR, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़। हाँ जी, ये अक़वाम मुत्तहिदा का ऐसा इदारा है, यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा का हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन, जो क्या करता है, ऐसे मुहाजिरीन की आबादकारी यानी कि पनागुज़ीनों की आबादकारी का काम करता है, उनके सेहत व तालीम के मामलात चलाता है, उनकी फलाह व बहबूद के दीगर फ़राइज़ सर अंजाम देता है। ये इस इदारे का बुनियादी मकसद है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम करते हैं जी लेक्चर को ख़त्म। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।